हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग सोचते होंगे कि सर तो ईद का चांद बन जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। क्या करिएगा दोस्तों, मजबूरी है। मजबूरी है, भयानक मजबूरी है। और टाइम 24 घंटा ही है, इसी में समझ रहे हैं सब कुछ करना होता है। सब कुछ करना होता है, यूनिवर्सिटी जाना भी होता है, स्वयं को पढ़ना भी होता है, खाना भी होता है, सोना भी होता है, और न चाह करके भी आपके लिए सोचना भी पड़ता है। बुरा ना मानिएगा, ऐसी ऐसी बातें निकलते रहती है। तो आज मैं आप लोगों के बीच, मतलब समझ लीजिए कि 15 दिन के आसपास तो गैप आ ही गया होगा, और आप लोग परेशान तो हो ही गए होंगे। खासकर वो बच्चे जिनको मैं टॉपर बनाने का सपना दिखाया था, वो तो स्पेशली परेशान हो गए होंगे। लेकिन फिर से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बोला हूँ तो मैं करूँगा। भले मेरे सामने में मुझे लग रहा है कि अभी कई आंधी जैसी समस्याएं आने वाली है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से जो मैं वादा किया हूँ उसको पूरा कैसे किया जाए। क्योंकि मुझे पता है कि अभी सामने में कितना स्ट्रगल आने वाला है, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। बर्डन बहुत लग रहा है। एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया 4 दिन पहले, और फिर दूसरा एग्ज़ाम इधर संभवतः अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा, और वो बिल्कुल मेरे लाइफ का अननोन एग्ज़ाम है। उसका अल्फ़ाबेट तक मुझे नहीं पता। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है, उसका मुझे अल्फ़ाबेट से पढ़ना पड़ता है, और मैं अल्फ़ाबेट समझ लीजिए कि लगभग उसका याद कर लिया हूँ, और जो भी सिलेबस है उसके बेसिस पे मैं उसको फॉलो भी करना शुरू कर दिया हूँ। खैर, मैं अपना ना बायोग्राफी बताने में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, ना आप शायद जानने में इंटरेस्ट रखेंगे। आप अपने काम से मतलब रखिए, बस थोड़ा सा ये जान लीजिए कि मुझे परेशानी कहाँ होती है जिसके कारण से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाता हूँ। तो देखिए, समस्याएं तो ज़िंदगी में आती है, और मेरे लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होगी। आपके लाइफ में वगैरह पढ़ना, खेलना, अय्यासी थोड़ा बहुत करना, मस्ती करना, घूमना दोस्तों के साथ, इंटरटेनमेंट करना, मार्केट जाना, स्कूल जाना, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में भी है, कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर किया हूँ, उन सब चीज़ों से कुछ कुछ चीज़ें नहीं है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो बाकी आप बात को आगे बढ़ाते हैं, मुद्दे पे आते हैं। बात को डाइवर्ट करने से फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं जो बोला हूँ तो ये प्रयास करूँगा कि आपको मैं 30 से 40 मिनट का लेक्चर लगभग पर डे नहीं तो पर वीक 5 लेक्चर, एक दिन में 5 लेक्चर नहीं, पर वीक, यानी 7 दिन होता है एक वीक में, तो मैं प्रयास करूँगा कि 5 दिन के आसपास मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँ। लाइव लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लाइव लेना, बहुत मुश्किल। मैं बहुत प्रयास किया, किसी भी एक ऐसे पार्टिकुलर टाइम को निकालूं जिस पार्टिकुलर टाइम में मैं आप लोगों के बीच लाइव आकर के मैं आपका एसएसटी का पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर दूं। तो शायद मुझे अभी तक नहीं लग रहा है कि मैं किस टाइम में उतना माइंड मेरा फ्री रहेगा कि मैं आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों की समस्या को मैं दूर करने का प्रयास करूँ। तो लेकिन हाँ, इतना बोल रहा हूँ कि अब रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड करूँगा, वीडियो बना करके। अभी भी मैं वीडियो ही बनाऊँगा, और अभी रात के हो रहे हैं, देखिए मैं आपको टाइम दिखा दूँ। अभी बज रहे हैं कितना, देखिए आपको दिख गया होगा, 1 बज रहा है, बज रहा है 1। रात 1 हो रहा है, दोपहर नहीं। बाकी आपको बोर्ड पर लाइट भी चमकता हुआ दिख रहा होगा। दिन में लाइट नहीं चमकता, न दिन में रोशनी जलाने की ज़रूरत पड़ती। अभी बज रहे हैं रात के 1, और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये वीडियो जो होगा वो 1848 की क्रांति पर होगा।
और 1848 की क्रांति से पहले मैं 1830 की क्रांति इस पीछे वाले बोर्ड पर भी बताया हूँ। पीछे वाले बोर्ड पे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूर्णतः खत्म हो चुका था। सेकेंड चैप्टर में मैं प्रवेश किया कि मेरे ज़िंदगी में एकदम उतार चढ़ाव आया, जिसके कारण न चाहते हुए भी मुझे क्लास को तत्काल बंद करना पड़ा था। ठीक है, इसमें अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है, आपको नोट करवाना, आपको लिखवाना, मुझे लिखना, फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करना। मैं ये सारी चीज़ें आपको मैं शेयर कर चुका हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों को रिपीट करने से बचना चाहूँगा। तो चलिए 1848 की क्रांति को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप ये वाली जो क्लासेस चली थी, सफ़ेद बोर्ड वाली, वाइट बोर्ड वाली और मार्कर वाली, आप उन क्लास को किए होंगे, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस क्लास में। तो मैं उतना अच्छे से, मैं पहले कह दे रहा हूँ, उतना अच्छे से मैं यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा। पीडीएफ लेकर आया हूँ, इस पीडीएफ के थ्रू मैं एक बार पढ़ते हुए आगे सरसरी निगाह से आप देखते जाइए, आगे बढ़ूँगा। और फिर उसके बाद जहाँ भी आपको डाउट होगा आप ज़रूर पूछिएगा, बाय कमेंट, बाय चैट या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी हो, जिस भी माध्यम से हो आप पूछ लीजिएगा। और हाँ, जिसको मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत, हिंदी तो मैं ही पढ़ाऊँगा, एसएसटी यानी सोशल साइंस मैं पढ़ाऊँगा और हिंदी में पढ़ाऊँगा। इसके बियॉन्ड मैथ्स और साइंस और संस्कृत जिसको भी पढ़ना है, और पढ़ करके आप यदि ये स्वप्न देख रहे हैं कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने का सोच रहा हूँ, तो आप ज़रूर टॉपर्स सेंटर 765 यूट्यूब चैनल से जुड़िए। वहाँ पर प्रतिदिन क्लासेज चल रही है। थोड़ा सा वहाँ भी डिस्टर्ब हुआ था क्लास, मैथमेटिक्स का शायद 2 या 3 चैप्टर वहाँ पे ख़त्म भी हो चुका है, साइंस का चैप्टर शुरू हुआ है। फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, वो शुरू हो चुका है। संस्कृत में भी कई लेक्चर हो चुकी है, और मैथ्स में तो ऑलरेडी हो ही गया है, और साइंस चला। और फिर मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग उस चैनल पर जाइएगा, यूट्यूब पर ही, टॉपर्स सेंटर 765 यानी 765। अगर आप मुझे कहेंगे लिख देने के लिए ये पीछे, तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ चैनल का नाम, टॉपर्स सेंटर 765। ये यूट्यूब चैनल है, आप इस पर जाकर के मैथमेटिक्स की क्लास, संस्कृत की क्लास और फिर साइंस की क्लास कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये बता दिया हूँ। अब मैं आप लोगों के बीच 1848 की क्रांति को लेकर के आ रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं पीडीएफ लाऊंगा, घबराइए नहीं, मैं अपना पहले चेहरा तो आपके सामने ले आऊँ सही से। तो मैं बताया था आपको कि किसी भी क्रांति का जो कारण होता है, परिणाम जो होता है और उसका महत्व जो होता है, वो बहुत मायने रखता है। तो यही 1830 की क्रांति जो आप पढ़े थे, कारण कुछ पार्टिकुलर कारण था, उसका कुछ पार्टिकुलर परिणाम था, और कुछ उसका पार्टिकुलर यानी विशेष रूप से उसका महत्व था। और वो 1830 की क्रांति यूरोप में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन को सामने रखता है, वो आप देख लिए होंगे। कुछ कुछ उसी माइंड सेट से 1848 की क्रांति होती है। क्रांति क्यों होती है ये जब सोचिएगा तो फिर ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, शायद आप वहाँ जाकर के अगर देख लेंगे तो बेटर रहेगा। आप ऐसे सोचिए कि क्रांति मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए तत्काल रूप से कि विद्रोह करना। आदमी विद्रोह क्यों करता है? यदि मैं आपको बोलूं कि आप विद्रोह कब करते हैं या फिर आप क्रांति कब करते हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष का विरोध कब करते हैं, विद्रोह तो छोड़िए, विरोध कब करते हैं? जब आपका और सामने वाले का विचार एक न हो। यानी आप कह रहे हैं कुछ, सामने वाला कर रहा है कुछ, सामने वाला कह रहा है कुछ और आप कर रहे हैं कुछ। यानी कि
जब भी मानव की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती, जबकि मानव की आवश्यकताएं, जनसामान्य की आवश्यकताएं कोई एक ऐसे पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष हैं जो पूरी कर सकता है, जो पूरा कर सकता है, और आप इस उम्मीद से, इस भरोसे से बैठे हुए हैं और सामने पे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो मैं जिस चेयर पे बैठाया हूँ, जिस कुर्सी पर बैठाया हूँ, जिस मकसद को पूरा करने के लिए मैं आपको आपकी गद्दी के हवाले किया हूँ, आप उन सारी मकसदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जानबूझकर दमनकारी नीति अपना रहे हैं, क्रूरता, बर्बरता, अत्याचार शासन कर रहे हैं, निरंकुश हो रहे हैं, जो जैसे मन करे वैसे कर रहे हैं, किसी की नहीं सुनते, तो भैया आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। यही सब कॉन्सेप्ट, सभी क्रांति के जड़ में कॉन्सेप्ट यही है, बस केवल टर्मोलॉजी अलग अलग वगैरह वगैरह आता है और थोड़ा बहुत राजनीतिक कारण आता है, तो खैर कोई बात नहीं, वो पीडीएफ के बेसिस पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, घबराइए नहीं। चलिए चलते हैं पीडीएफ पे। लेकिन हाँ, पीडीएफ देखने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि अगर पीडीएफ देखने में परेशानी होती है, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट डिजिटल क्लास में ही बोल दिया था कि पीडीएफ में थोड़ी अगर परेशानी होती है तो आप क्या करेंगे, फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड करेंगे और थोड़ा यूट्यूब पे जूम इन का सुविधा है अवेलेबल, जूम इन और जूम आउट, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप जूम इन कर लेंगे और हॉरिजॉन्टल मोड करके कॉपी और पेन के साथ क्लास करें। चलिए आते हैं पीडीएफ पे। देखिए सबसे टॉप पर तो लिखा ही नहीं है क्या कहते हैं 1848 की क्रांति के कारण, तो मैं सबसे पहले ये लिख दूं 1848 की क्रांति के कारण। आप ऊपर में उच्च बुर्जुआ वर्ग की प्रधानता जो है, इससे पहले आप 1848 की क्रांति के कारण लिख लीजिए, ठीक है। आप क्या लिख लीजिए, 1848 की क्रांति के कारण। पेन तो चल भी नहीं रहा है, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चल रहा है, सॉरी। उच्च बुर्जुआ वर्ग की प्रधानता जो है आपके पीडीएफ में, आप इस पीडीएफ से पहले हेडिंग लगा दीजिए कि 1848 की क्रांति के कारण। आपको लग रहा होगा कि सर ये आप अभी लिखने के लिए सीख रहे हैं क्या? तरह तरह का ख्याल आ सकता है दिमाग में, कोई बात नहीं, इंसान के दिमाग में ही ख्याल आता है, जानवर के दिमाग में ख्याल नहीं आता मेरे नज़रों में। उतना फिलोसफिकल होने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि ये आप हेडिंग दे दिए होंगे। अब देखिए, उच्च बुर्जुआ वर्ग की प्रधानता, बुर्जुआ वर्ग में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उच्च मतलब हाई क्लास का, बुर्जुआ वर्ग मतलब कौन, ये आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको इस टर्मोलॉजी से समझने में कोई परेशानी है तो आप उम्मीद करेंगे, मैं ये उम्मीद करूँगा आपसे कि आप पूरा का पूरा वीडियो वॉच किए होंगे प्ले लिस्ट में जाकर। अब देखिए, लुई फिलिप, जिसको कि 1830 की क्रांति के बाद वहाँ गद्दी पर बैठाया गया था, फ्रांस की गद्दी पर बैठाया गया था। लुई फिलिप ने सिंहासन पर बैठने पर जनता को एक उदार संविधान दिया था। ये बात सत्य है। मैं आपको बता भी दिया था कि लुई फिलिप एक संविधान दिया था, ठीक है, किसको, जनता को, और उसके बाद फिर भी इससे जनता का अधिक भला नहीं हो सका। यानी लिखित रूप में तो जो था ही, लिखित रूप में जो था ही, लेकिन व्यवहारिक रूप में
प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें लागू नहीं हो पा रहा था। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम 60-40 का कम्बिनेशन था। यदि कुछ लिखा है कि हाँ मैं आपके लिए ये करूँगा, तो उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो यानी संविधान तो दिया था, संविधान में कई सारी बातें लिखी गई थी, बट वो बातें पूरी नहीं हो पाती थी। ठीक है, मत का अधिकार धन होने के कारण, यानी कि पहले तो था ही मत का अधिकार केवल धनाढ्य व्यक्ति ही, बुर्जुआ वर्ग ही, पादरी वर्ग ही, सामंत वर्ग ही, वोटिंग राइट था उन लोगों के पास। तो ये चीज़ें अभी भी बनी हुई थी। तो क्या है कि मत का आधार धन होने के कारण, मत का आधार क्या था? धन। धन होने के कारण प्रतिनिधि सभा में सदैव बुर्जुआ वर्ग के लोगों की प्रधानता बनी रही थी, क्योंकि बुर्जुआ वर्ग वही रईस, अमीर, धनाढ्य, ठीक है, उच्च हाई क्वालिटी के फैमिली, हाई क्वालिटी वाले मेंबर, जिसके पास काफ़ी सारी संपत्ति हो। ठीक है, तो उन्हीं लोगों की प्रधानता रहती थी कहाँ पर? प्रतिनिधि सभा में, प्रतिनिधि सभा में। ठीक है, जनसाधारण की पहुंच नहीं थी। क्यों पहुंचती जनसाधारण? जनसाधारण तभी पहुंचता जब उसको वोटिंग राइट रहता, और जनसाधारण जो था वहाँ गरीब था, कृषक वर्ग था, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, जनसाधारण, गरीब, शोषित, पीड़ित, और ये सब को वोटिंग राइट दिया ही नहीं गया था, जिसके कारण से इन सभी की भागीदारी प्रतिनिधि सभा में नहीं थी। भागीदारी किसकी थी? बुर्जुआ वर्ग की। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अतः बुर्जुआ वर्ग के लोग अपने हितों का ध्यान रखते हुए ही कानून बनाया करते थे। ठीक है, देखिए कोई भी, अगर आपको भी, अगर मैं बोलूँ ना कोई एक पॉलिसी बनाइए, तो आप अपने को केंद्र में रख करके ही पॉलिसी बनाइएगा। आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र विशेष से आप बिलोंग करते हैं, उसी क्षेत्र विशेष को सोच करके आप किसी भी नई नीति का निर्माण करेंगे। ये 100% सत्य है। आप चाहे जितना भी बोल लीजिए कि नहीं सर मैं पूरा का पूरा भारतवर्ष का ध्यान रखूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप हर एक क्षेत्र में जा करके आप एनालिसिस किए नहीं। आप जिस क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप किसी भी चीज़ को सोचिएगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए ये होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए। मतलब तरह तरह का आप ख्याल करिएगा, इमेजिन करिएगा, और उस इमेजिनेशन के बेसिस पर आप कानून बनाइएगा, नीति बनाइएगा, निर्माण बनाइएगा। तो वही बुर्जुआ वर्ग, रईस आदमी, आप एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि मुकेश अंबानी, जो कि भारत के धनाढ्य व्यक्ति में शीर्षस्थ हैं, टॉप पर हैं, अगर आप उनको ये कह दीजिए, आप देखिए, आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं, एक ग्रामीण जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो आपके सामने तरह तरह के गरीब, तरह तरह के शोषित, तरह तरह के उत्पीड़ित, तरह तरह के, मतलब क्या कहते हैं उसको, सुविधा से वंचित व्यक्ति को आप देखे होंगे। बट यही चीज़ें मुकेश अंबानी की नज़र में हो सकता है कि न आया हो। तो क्या मुकेश अंबानी उन गरीब को इमेजिन कर सकते हैं कि गरीब किस किस लेवल तक का होता है, भिखारी किस किस लेवल का होता है? उसको शायद वो नहीं सोच पाएगा उतनी अच्छी तरीके से, जितनी अच्छी तरीके से आप सोच पाएंगे। समझ रहे हैं? तो जस्ट लाइक सेम सिचुएशन वहाँ था कि प्रतिनिधि सभा में बुर्जुआ वर्ग की प्रधानता थी। तो बुर्जुआ वर्ग कौन था? रईस, धनाढ्य, अमीर, उच्च वर्ग के लोग, सवर्ण यानी पादरी, सामंत, ठीक है, ये सब। अब इन लोगों के पास क्या था कि थोड़ा बहुत जो है तो है, समझ है, बट अपने को केंद्र में रख करके ये जो भी कानून बनाता था, नीति निर्माण करता था, वो अपने को केंद्र में रख करके करता था, जिससे जनसामान्य लोग परेशान हो जाते थे। ठीक है, इस प्रकार लुई फिलिप के शासन से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। वस्तुतः 1830 की क्रांति से उनको कोई लाभ नहीं हुआ।
इससे वे लुई फिलिप की घृणा की दृष्टि लुई फिलिप को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। अब देखिए कहने के लिए तो आज पेपर में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अपने दायरा को सीमित रखना ही बेहतर है। चलिए एक शब्द में ये सुनिए कि जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, चुनाव में आए थे, तो काफ़ी सारे वो वायदे किए थे। कुछ चीज़ों को वो पूरा भी किए, कुछ चीज़ों को पूरा नहीं भी किए। ठीक है, तो आप जो जिस उम्मीद से उनको प्रधानमंत्री बनाए, दोबारा बनाए तिबारा बनाए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ना मैं राजनीति में रुचि रखता हूँ ना मैं रखने के लिए सोचता हूँ। ठीक है, तो आप जो उनको दोबारा तिबारा बनाए, भरोसे के साथ बनाए कि वो मेरे फेवर में काम करेगा, मेरे हित में काम करेगा, मेरे हित में नीति बनाएगा। ठीक है, जो भी करेगा मेरे लिए करेगा। मेरे लिए मतलब हमारे लिए सोचिए, मेरे स्पेसिफिक मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए, जन सामान्य के लिए। ठीक है, अब देखिए कि यदि वो जिस भरोसे से आप उनको प्रधानमंत्री बनाए वो काम करे ही ना, जस्ट उनका अपोजिट, उनका विपरीत काम करना शुरू कर दे, तो फिर आप क्या करिएगा? या तो विद्रोह कर दीजिएगा। जापान के जैसे तो राष्ट्रवादी की भावना है भी नहीं आपके अंदर, राष्ट्रवादी तो आप है भी नहीं। है, मैं नहीं कह रहा हूँ आप नहीं है, लेकिन ये यूट्यूब है, मुझे बचकर बोलना पड़ेगा। ठीक है चलिए ठीक है, बात को डाइवर्ट करते थोड़ा बहुत। देखिए ये बात सत्य है कि आप राष्ट्रवादी हैं ठीक है, लेकिन किसी अन्य राष्ट्र की तुलना में आपके अंदर ये चीज़ें कम हावी है, ये वास्तविकता है। मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ जान लीजिए कि आपके अंदर तभी तक राष्ट्रवाद की भावना है जब तक आपका स्वार्थ जीवित है। जैसे आपका स्वार्थ खत्म होता है, राष्ट्र को फिर आप देखने पहचानने के लिए भी नहीं तैयार होंगे। मैं ये कह रहा हूँ और ये बात सत्य है। तो देखिए मैं क्या कहने जा रहा था कि हाँ, जिस भरोसे से, जिस उम्मीद से आप प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, यदि वो प्रधानमंत्री आपके भरोसे पर न उतरते हैं तो आप क्या करेंगे? या तो तख्ता पलट करवा सकते हैं, जनता के पास वो पावर है कि वो तुरंत सत्ता परिवर्तन करवा सकता है। ठीक है, या तो आप विद्रोह कर देंगे, क्रांति कर देंगे। यही जस्ट सेम चीज अप्लाई हुआ था फ्रांस में 1830 की क्रांति। ये जो था लुई 18वां शायद था, हाँ, जिसको कि राजगद्दी से हटा करके 1828 ईस्वी में हटाया गया था, मृत्यु हुई थी, और उसके बाद फिर ये लुई फिलिप को गद्दी पर बैठाया गया था। जिस भरोसे के साथ बैठाया गया था, ये भरोसा भी उतर नहीं पाया। भरोसा उतर नहीं पाया तो क्या हो गया? वही जो मैं आपको बोला हूँ, विद्रोह हुआ। वही विद्रोह 1830 के बाद 1848 की क्रांति के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है, जैक्स ड्रोज के अनुसार 1848 का सामाजिक संघर्ष एक त्रिपक्षीय वर्ग संघर्ष था, जिसमें मध्यम वर्ग के दो भाग, उच्च बुर्जुआ और निम्न बुर्जुआ एवं निम्न वर्ग शामिल था। यानी कि देखिए, आपको, आपके लिए ये उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि न आप ग्रेजुएशन में हैं। ठीक है, इसको आप ना भी लिखिएगा तो चलेगा। अगर लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। बस एक केवल ये जानकारी के लिए मैं दे दिया हूँ कि जैक्स ड्रोज जो एक इतिहासकार थे, उनके अनुसार जो 1848 की क्रांति हुई, वो सामाजिक संघर्ष जो था 1848 का, वो त्रिपक्षीय था। यानी कि तीन मुख्य आधार पर ये संघर्ष, यानी 1848 की क्रांति घटती है। ओ माय गॉड, चेयर टूट ना जाए, टूट गया है हालांकि। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि 1848 त्रिपक्षीय, जिसमें कि फर्स्ट है कि बुर्जुआ वर्ग में दो हायरार्की, एक उच्च बुर्जुआ वर्ग यानी काफ़ी रईस, उसके बाद निम्न बुर्जुआ वर्ग यानी थोड़ा सा लो लेवल का, और तीसरा निम्न वर्ग यानी कि पूरा का पूरा गरीब, जनसामान्य, कृषक, उत्पीड़ित, शोषित, ये वर्ग। ठीक है, तो देखिए तीन हायरार्की मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कि आप ऐसे समझिए कि तीन लेवल, 1 2 3। फर्स्ट पे है उच्च बुर्जुआ वर्ग, उच्च, ठीक, उच्च बुर्जुआ वर्ग,
दूसरा मध्यम वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग, तीसरा निम्न वर्ग, तीसरा, अरे यार तीसरा देखिए निम्न वर्ग, ये मार्कर भी हो गया है वो, तीसरा हो गया निम्न वर्ग। तीसरा निम्न वर्ग, इन तीनों के बीच आपसी संघर्ष के कारण ये 1848 की क्रांति घट के सामने आती है। ये हो गया उच्च वर्ग, उच्च बुर्जुआ वर्ग की प्रधानता जो है, ये फर्स्ट कारण हो गया। ठीक, अब देखिए सेकेंड कारण समाजवादी विचारधारा। समाजवादी मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप मुझे ये समझाने की दोबारा ज़रूरत न हो तो बेहतर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ, समाजवादी विचारधारा। अब देखिए समाजवादी विचारधारा में क्या है, देख लीजिए। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि समाजवादियों ने तैयार किया था। समाजवादी में कुछ व्यक्ति विशेष का नाम आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो रहने दीजिए, अगर उतना आपके अंदर नहीं है पावर ब्रेन में कि याद रख पाए तो उसको छोड़ दीजिए। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड जो तैयार किया था, जिसके कारण ये 1848 की क्रांति घटित होती है, वो किसके द्वारा, यानी लीडरशिप में था समाजवादी। एक समाजवादी का यहाँ नाम भी दिया गया है, लुई ब्लां जैसे समाजवादी विचारक ने मजदूरों के हितों का प्रतिपादन किया, यानी कि मजदूरों के हितों का आह्वान करते हुए सभी मजदूर को आगे किया और उनको अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, समाजवादी विचारकों ने मजदूरों के हितों का प्रतिपादन किया। उसने सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना की, सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना की, वो भी इसलिए कि सरकार में, सत्ता में कौन था बना हुआ, उच्च बुर्जुआ वर्ग, और उच्च बुर्जुआ वर्ग पहले रईस था, तो उनकी आर्थिक नीति किसके हित में होगी पता ही है आपको। तो उसका आलोचना करता है। फिलिप की सरकार को पूंजीपतियों की सरकार घोषित किया गया, जैसा कि अभी भारत में भी चल रहा है, मोदी जी पे उंगली उठ रहा है। ठीक है, ये देखिए पूंजीपतियों की सरकार को घोषित किया। उसने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है। ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, काम देगा आपको। प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है और राज्य का कर्तव्य है कि उसे काम दे, यानी रोजगार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार पाने का अधिकार है और ये राज्य का कर्तव्य यानी राष्ट्र का कर्तव्य है कि उसे रोजगार दे, काम दे। ठीक है, उसे काम दे। इस तरह लुई ब्लां के समाजवादी विचारों ने जनता को लुई फिलिप का शासन उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरणा देती है। जनता को लुई फिलिप का शासन उखाड़ फेंकने की प्रेरणा देती है। ठीक है, ये लुई ब्लां समाजवादी विचारक, ये याद रखिएगा, कंसेप्ट याद रखिएगा। आप सारा नोट्स आप खुद से बना लेंगे, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। अब देखिए तीसरा कारण, देखिए तीसरा कारण और बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है। तीसरा कारण आपके बीच है लुई फिलिप की विदेश नीति, यानी लुई फिलिप वही जो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। तो लुई फिलिप की विदेश नीति बहुत दुर्बल थी, बहुत दुर्बल मतलब बहुत दुर्बल। विदेश नीति दुर्बल उस टाइम, उस कंटेम्पररी में विदेश नीति मतलब क्या कि आप अपने विदेशी पक्ष को कितना मजबूत करते हैं। समय पर यदि किसी से युद्ध करना पड़े तो आप पराजय होते हैं या विजय होते हैं, ये डिपेंड करता है। तो लुई फिलिप ये क्या हुआ कि ये पराजय ही हो जाता था। जिस भी छोटे छोटे देश से भी इनको अगर युद्ध करने की नौबत आती थी तो ये पराजित हो जाता था। तो वही देखिए कि लुई फिलिप की विदेश नीति बहुत दुर्बल थी। ठीक है, बहुत दुर्बल थी, इतनी दुर्बल थी कि मेरा मार्कर नहीं चल रहा है। बेल्जियम तथा पूर्वी समस्या के मामले में, बेल्जियम तथा पूर्वी समस्या के मामले में उसे इंग्लैंड से पराजित होना पड़ा था।
ठीक है। इंग्लैंड और बेल्जियम के बेल्जियम और पूर्वी मामले में उसे इंग्लैंड से पराजित होना पड़ा था, यानी ये इंग्लैंड से हार जाता है। कौन? लुई फिलिप, जिससे फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है। फ्रांस की जनता इन असफलताओं से बहुत असंतुष्ट था। अगर आपको ये समझने में परेशानी होती है तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि यदि गलती से, खैर ऐसा होगा नहीं, और होगा भी तो शायद आप लोग होने न देंगे, यदि चाइना का युद्ध अमेरिका से होता है और चाइना की हार हो जाती है, तो चाइनीज पीपल, चाइनीज जनता, वो अपने सरकार के प्रति उदास होगा या नहीं होगा, नाराज होगा या नहीं होगा, क्योंकि सभी को अपने देश से लगाव होता है। और अंतर्राष्ट्रीय जब प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। आप ऐसे याद ये समझ लीजिए, भारत में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बस केवल समझने के लिए, बाकी इसका कोई औचित्य और नहीं है। यदि भारत का युद्ध किसी अन्य देश से होता है, मान लेते हैं चाइना से होता है, और यदि गलती से भारत की हार हो जाती है, तो आपके अंदर, यदि आप राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, तो आपके अंदर वो जनसैलाब आएगा, वो रक्त में धारा प्रवाह होगा, मत पूछिए। तो वही हुआ था। इंग्लैंड से जो ये लुई फिलिप हारा, बेल्जियम और पूर्वी समस्या को लेकर के, ये हार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है। पूरे देश में जो संप्रभुता था, उस संप्रभुता पे उंगली उठता है, और फिर उसका खामियाजा ये होता है कि जनता विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा हो गया वो। अब चौथा कारण देखिए, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, यानी कि गीजो मंत्रिमंडल की प्रतिक्रियावादी नीति कहिए, या फिर गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये भी कह लीजिए, ये भी कारण आएगा। या फिर अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो गीजो मंत्रिमंडल की प्रतिक्रियावादी नीति। अब देखिए नेक्स्ट पे, वो पेज देखिए, नेक्स्ट देखिए, गीजो के मंत्रिमंडल टाइम पीरियड देख लीजिए 1840 से 48 ने 1848 की क्रांति को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो श्रमिक की दशा में सुधार लाने का विरोधी था, यानी कि ये जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था ना, गीजो यहाँ लिखा है, वहाँ जो बहुसंख्यक था श्रमिक वर्ग, उनकी दशा में सुधार लाने का यह विरोधी था। ये नहीं चाहता था कि श्रमिक वर्ग की स्थिति सही हो। वो यदि दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, उनका हाल यदि बेहाल है, तो वो बेहाल रहे, जैसे कि मेरा अभी गर्मी में बेहाल है, ठीक है, वो बेहाल रहे। तो कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे व्यक्ति को हलाला करके भगा दिया जाए, देश से, देश निकाला किया जाए। वो तो सत्ता में था, विरोध करना तो एकदम आवश्यक था। तो वही था कि यह श्रमिक वर्ग के दशा में सुधार लाने का विरोधी था, और इसीलिए उनके लिए कानून बनाना नहीं चाहता था। जी जो कानून बनाना ही नहीं चाहता था, मरे कटे भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। कानून बनाना नहीं चाहता था। उसने राजा को किसी भी तरह परिवर्तन न करने की सलाह देती थी। राजा कौन था? लुई फिलिप। प्रधानमंत्री कौन था? गीजो। यानी कि गीजो के डायरेक्शन पे राजा कार्य करता था। तो गीजो कभी नहीं चाहता था कि श्रमिक वर्ग में कोई परिवर्तन हो। गीजो कभी नहीं राजा को, लुई फिलिप को कहता था कि परिवर्तन करना था, कि जैसे पहले से चली आ रही है व्यवस्था, वैसे ही चलने देना चाहिए, ठीक है। ये उसमें परिवर्तन नहीं चाहता था। पहले से तो शोषण करते हुए आ ही रहा था सभी राजा, निरंकुश विचारधारा को अपनाते हुए आ ही रहा था। तो गीजो भी कुछ उसी प्रकार के माइंडसेट का व्यक्ति था, ठीक है। तो ये भी चाहता था कि हाँ, जैसे चली आ रही है वैसे चलने दीजिए, क्यों परिवर्तन चाहते हैं, मत करिए परिवर्तन, जो चीज़ें चली आ रही है उसको बने रहने दीजिए।
तो वही हो गया कि फलतः जनता में असंतोष व्याप्त हो गया, असंतोष की भावना व्याप्त हो जाती है और अंततः जनता ने 24 फरवरी 1848 को गीजो एवं लुई फिलिप के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। टाइम पीरियड एग्जैक्ट यहाँ पे है 24 फरवरी 1848 को कर देता है। टाइम पीरियड को लेकर के मैं आपको एक बार और बोला था कि आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है, यदि मिस्टेक से इस पीडीएफ में कोई भी पढ़ता है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहाँ जो टाइम पीरियड दिया गया होगा वही मान्य होगा, सर्वमान्य होगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके एनसीईआरटी में हो वही बात सत्य है, ठीक है। अब देखिए, ये क्रांति असफल हो जाती है। अब असफल क्यों हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण है? 1848 की क्रांति की असफलता के कारण देखिए, असफल हो गया, क्यों हो गया वो लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको बताया हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। अब 1848 की फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण यूरोप को हिला कर दिया था। यूरोप के लगभग सभी देशों में इससे प्रभावित हुए थे। विशेषाधिकारों और शासन को जबरदस्त चोट पहुंचा, विशेषाधिकारों और शासन को जबरदस्त चोट पहुंचा। फिर भी क्रांतियां अंत में उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, यानी कि काफ़ी कुछ तो किया, यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में फैल तो गया, इससे काफ़ी विशेषाधिकार समाप्त भी हुए, शासन व्यवस्था को आघात भी पहुंचता है, चोट भी पहुंचता है, परंतु फिर भी जिस पर्पस से क्रांति किया गया था वो सफल नहीं हो पाता है, ठीक ना। लगभग सभी देशों में इन्हें अंत में असफलता का मुंह देखना पड़ा। इस असफलता के निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। इस असफलता के निम्नलिखित कारण थे। कौन सा कारण था, देख लीजिए। फर्स्ट, क्रांतिकारियों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न उद्देश्य थे। जब मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ाऊँगा ना, भारत में राष्ट्रवाद, तब ये आपको बहुत अच्छे से, भारत में भी राष्ट्रवाद, उसमें भी आपके क्लास में है ही नहीं। 1857 का विद्रोह जो कि शायद 9वीं कक्षा में है, अगर वो आप समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से आप इनको भी समझेंगे। खैर कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिए, थोड़ा सा मेरा निकलने दीजिए टाइम, फिर मैं आप लोगों को पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच दूंगा, घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न उद्देश्य था, सबका उद्देश्य एक था ही नहीं, अलग अलग स्वार्थ से अलग अलग व्यक्ति जो भी लीडरशिप कर रहा था ना, उन सब का स्वार्थ अलग अलग था, ठीक है। तो वही सबसे बड़ा कारण यही था कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न उद्देश्य थे। क्रांतिकारी नेताओं में एकता का अभाव था, सभी एक यूनाइट था ही नहीं, यूनिटी थी ही नहीं सबके अंदर, जिसके कारण इस उद्देश्य के विफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। आप उतना ज़्यादा न लिखिएगा, थोड़ा बहुत हर एक पॉइंट में आप 3-4 लाइन ही लिखिएगा, नहीं तो पता चले कि आप लिखते रह गए। मैं कंटेंट दिया हूँ एकदम दबा करके, नॉलेज के लिए दिया हूँ, पॉइंट आपको इतना लिखना भी नहीं है। मैं 6-7 पॉइंट दिया हूँ, आप मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 6 पॉइंट लिखेंगे, छोटा छोटा, उतना बड़ा भी नहीं, 3-4 मुश्किल से वो होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए। दूसरा कारण देखिए, असफलता के कारण दूसरा कारण, क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद के सिद्धांत को अवश्य स्वीकार किया था, परंतु देश में उनका ये नारा सफल नहीं हो पाया। यानी राष्ट्रवाद की विचारधारा को तो सब अपना लिया था, जरूर सब अपना तो जरूर लिया था, बट वो सफल नहीं हो पाया, वास्तविक रूप में सफल नहीं हो पाया। मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ कि लेखनी कार्य करना आसान है, बट उसको वास्तविक रूप में अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी राष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था, परंतु प्रत्येक देश में उनका ये नारा सफल नहीं हो पाया था, ठीक। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और समझने में कोई इसमें वो है भी नहीं रॉकेट साइंस जो आप ना समझ पाए। तीसरा कारण देखिए, क्रांतियां केवल नगरों तक सीमित रही, यानी कि केवल नगर यानी शहर तक सीमित रहा, गांव तक पहुंचा ही नहीं, जबकि मैक्सिमम जनता गांव में ही निवास करता था, शहर में नहीं, ठीक है। गांव तक नहीं पहुंचा, शहर तक ही सिमट कर रह गया, जिसके कारण से मैक्सिमम आदमी प्रभावित नहीं हुआ। केवल नगरों तक सीमित रही, ठीक, नगरों तक सीमित रही, ग्रामीण जीवन को प्रभावित नहीं कर सका, ठीक।
ग्रामीण पहले की तरह ही जमींदारों, पादरियों और राजकीय कर्मचारियों की आज्ञा का पालन करते रहे, जिन्हें राजसत्ता का विरोध नहीं किया। उन्होंने राजसत्ता का विरोध नहीं किया, यानी जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी, जमींदार के अंदर रह करके अपना जीवन यापन करना, पादरियों के अंदर रहना, पादरियों के वो निर्देश को स्वीकार करना, राजकीय कर्मचारी की आज्ञा का पालन करते रहे और उन्हें राजसत्ता का विरोध नहीं किया। यानी जब ग्रामीण क्षेत्र तक विद्रोह की आग फैली ही नहीं तो क्यों करेगा विद्रोह? अगर ग्रामीण क्षेत्र तक फैलता तो शायद ये क्रांति 1848 की क्रांति असफल नहीं रहता। चौथा कारण देखिए, नगरों में जहाँ क्रांति का प्रभाव था, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग में फूट बनी रही। नगरों में जहाँ क्रांति का प्रभाव था, नगर में देखिए क्रांति नगर तक ही सीमित रह गई थी, गांव में पहुंचा नहीं था। नगर में था तो वहाँ भी मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग में फूट बनी रही, यानी कि मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों एक हो नहीं पाया शहर में भी। ठीक है, मध्यम वर्गीय पूंजीपति अपनी शोषण नीति से श्रमिक के प्रति अन्याय करते रहे, फलस्वरूप क्रांति की शक्ति छीन हो गई। यानी कि दोनों में फूट क्यों बनी रही? मध्यम वर्ग जो पूंजीपति था वो श्रमिकों का शोषण करता रहा, अंततः शोषण ही किया। तो शोषित व्यक्ति भैया आपके फेवर में थोड़ी खड़ा होगा, चाहे भले पर्पस कुछ भी हो, कभी नहीं होगा। ठीक है, ये चौथा कारण हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 के बाद 5 होगा, लेकिन है नहीं 5, मैं 5 लिख दिया हूँ। विद्रोह करने वाली विभिन्न जातियों में एक दूसरे के प्रति संदेह था। इस फूट का लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया के सम्राट ने वहाँ पुनः निरंकुश शासन की स्थापना कर दी। यानी कि विद्रोह करने वाली जातियों के प्रति एक जो वहाँ पे कई जातियाँ थी, नाम तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा, बाकी आपको याद रखने की जरूरत है भी नहीं, कंफ्यूज कर जाइएगा। तो विभिन्न जातियों में वो था, संदेह था। उपर्युक्त कितना कारण हो गया ऊपर में? सबसे पहले तो ये कि मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न उद्देश्य, फर्स्ट कारण। दूसरा कारण कि राष्ट्रवादी विचारधारा को अपना तो लिया, सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रवाद को अपना तो लिया, परंतु उनका ये नारा सफल नहीं हो पाता है वास्तविक रूप में। तीसरा, क्रांति केवल नगरों तक सीमित रहती है, शहरों तक सीमित रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है। चौथा कि जहाँ यानी नगर में जो क्रांति प्रभावी होता है वहाँ पर भी मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग में फूट बनी रहती है। ठीक है, फूट क्यों बनी रहती है? क्योंकि मध्यम वर्ग जो पूंजीपति था वो श्रमिक वर्ग का अंततः शोषण करता ही रहा। और पांचवा कारण यह हो गया कि विद्रोह करने वाले विभिन्न जातियों के प्रति विभिन्न जातियों में एक दूसरे के प्रति असंतोष की भावना थी, संदेह था, डाउट था कि ये क्या करेगा नहीं करेगा, कुछ आइडिया नहीं। तो इन सारी उपर्युक्त सभी फूटों का लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया के सम्राट वहां पर निरंकुश शासन पुनः स्थापित कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट पेज में देखिए, उम्मीद है कि नेक्स्ट पेज में आपको 1848 की क्रांति का परिणाम होगा शायद। हाँ, 1848 की क्रांति का परिणाम, ऊपर में आप हेडिंग दे दीजिए, परिणाम भी लिख दीजिएगा केवल तो चलेगा। चल भी नहीं रहा पेंसिल, अब क्या करूं? अच्छा सॉरी। अब लीजिए परिणाम। यानी 1848 का परिणाम में भी मैं 5 पॉइंट दिया हूँ, 6 पॉइंट होगा शायद, उसके बाद कंक्लूजन होगा। तो इसको बस परिणाम आप केवल पढ़ लीजिए, आ जाएगा, आपकी अकल ठिकाने हो जाएगा। क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि जनमत का अधिकार, महत्वपूर्ण परिणाम देख लीजिए, जनमत का अधिकार ये अब केवल मध्यम वर्ग तक सीमित न रहकर पूरी जनता को मिल गई। आर्थिक लोकतंत्र के विषय में यह एक विशेष घटना थी। यानी कि जनमत का जो अधिकार था, वोटिंग राइट जो था, वो केवल पहले किसके पक्ष में था? धनाढ्य व्यक्ति, बुर्जुआ वर्ग के, लेकिन वो हट करके, वो खत्म होकर के संपूर्ण जनता में फैल गई। लोकतंत्र के विषय में यह एक विशेष घटना थी। लोकतंत्र
समझाऊंगा धीरे धीरे, उतना ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। मैं बोला था कि 30 से 40 मिनट में ही निपटाऊंगा, यहाँ 44-45 मिनट होने को चला है। दूसरा है परिणाम, दूसरा रिजल्ट ये निकल कर सामने आता है कि क्रांति ने वह मार्ग प्रशस्त कर दिया जिस पर चलकर प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी और सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। यानी कि 1848 की क्रांति के प्रभाव के कारण ही इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है, जिसमें कि जर्मन का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में, जर्मन का नेतृत्व ये मैं बता चुका हूँ, प्रसा के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण और सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूरा होता है। तीसरा परिणाम यह निकलकर सामने आता है कि मेटरनिक व्यवस्था का अंत होता है। आपको पता है कि मेटरनिक व्यवस्था 1848 से 1818 से 1848 तक, 1815 से 1848 होगा ना, हाँ, मेटरनिक युग 1815 से 1848 तक के टाइम पीरियड कहा जाता है। तो इसी क्रांति के बाद मेटरनिक व्यवस्था का अंत होता है, जो उदारवाद को एक संक्रामक रोग समझता था। यानी मेटरनिक जो था वो उदारवाद को एक संक्रामक रोग समझता था। चौथा कारण ये चौथा परिणाम ये निकल कर सामने आता है कि सैनिक शक्ति का महत्व बढ़ा। क्रांतिकारियों ने सीख ली कि अब कोई भी क्रांति बिना सेना के सक्रिय सहयोग से सफल नहीं हो सकता। ठीक है, भविष्य में सरकारें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित सैनिक शक्ति पर अत्यधिक निर्भर रहने लगी। बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का और गैरिबाल्डी द्वारा इटली का एकीकरण सेना की शक्ति पर ही आधारित था। यानी कि 1848 की क्रांति ने यह डिसीजन दे दिया कि विदाउट सैन्य बल के कुछ भी करना संभव नहीं है देश हित में। तो इसी 1848 की क्रांति ने जो डायरेक्शन दिया था सैन्य बल को लेकर के, उसी डायरेक्शन के बेसिस पर बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया सैन्य बल के बेसिस पर, और गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण में जो अपना योगदान दिया सैन्य बल के बेसिस पर वो। पांचवा है कि यथार्थवाद का उदय हुआ। 1848 की क्रांति के बाद यथार्थवाद का उदय होता है, परिणाम रिजल्ट निकल कर ये सामने आता है। यथार्थवाद मतलब क्या है? रियलिटी को जानने वाला, भौतिकवादी, जिसको आप देखते हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, वही यथार्थवाद होता है। बाकी ज़रूरत पड़ने पे आगे आएगा तो मैं कभी क्लियर कर दूंगा। अब मुझे लग रहा है कि मैं इस वर्ड का वो कर चुका हूँ, एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पेज क्या है? छठवा, अब यूरोपीय साहित्यकार यथार्थवाद की ओर झुके। लोग अपने लक्ष्यों को आदर्शवादी रूप में देखने के बजाय उसको प्राप्त करने के लिए ठोस तरीके का यथार्थवादी मूल्यांकन करने लगे। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में, ये आपका निष्कर्ष है, कंक्लूजन, जो कि मैं बताया था कि एक बेहतर राइटिंग के लिए निष्कर्ष कितना आवश्यक है। ये निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष आपको इतना लंबा लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। निष्कर्ष मुश्किल से आप अपने कॉपी में 4 लाइन, 3 से 4 लाइन का कंक्लूजन दीजिएगा, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तक में डाउट थोड़ा बहुत रहा भी होगा और शायद आपको परेशानी भी हुई होगी, क्योंकि मैं आपसे चैट पे कोई वार्तालाप नहीं किया। ओ माय गॉड, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक ना। परेशानी हुई होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन क्या करिएगा, थोड़ा सा रात है जिसके कारण से मुझे उतना मोटिवेशन तो मिला नहीं। बाकी मोटिवेशन का जो पात्र है वो आप ही लोग हैं। समस्या ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो तो आज का ये समाप्त होने के कगार पे है, समाप्त हो गया है बाय PDF। बाकी आपको मैं बता दूं कि 1848 की क्रांति खत्म होती है। अब मैं आप लोगों के बीच जर्मन बता चुका हूँ, एकीकरण, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ही है, वायरल क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन को कहा जाता है, ठीक है। तो मैं इसको भी लेकर के आऊँगा आप लोगों के बीच, और इटली का एकीकरण भी लेकर आऊँगा, यानी दोनों का एकीकरण लेकर के आ जाऊँगा, 1848 और 1830।
तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा आप लोगों के बीच वो 18 क्रांति तो हो गया, 1789 तो आप पढ़े नहीं, 1830 पढ़े, 1847 पढ़े, राष्ट्रवादी पढ़े, ठीक है, मैटरनिक युग पढ़े, तरह तरह का टॉपिक पढ़े। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पहले क्या था, शायद पहले इटली का एकीकरण, तो वो मैं इटली का एकीकरण लेकर के आप लोगों के बीच आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जो भी आपको असुविधाएं हुई होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपलोड तो हो ही जाएगी। प्रयास करूँगा कि आप लाइव वाला आनंद लें इस वीडियो के माध्यम से, देखता हूँ क्या हो पाता है, ठीक है। बाकी बाय बाय, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, गुड नाइट।